हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने कल जहांगीरकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ा था। आज अपन देखेंगे शाहजहाँकालीन चित्रकला। शाहजहाँकालीन चित्रकला में आज का अपन अध्ययन करते हैं। तो शाहजहाँ जो था उसका बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, शाहजहाँ वो यानी राजगद्दी पे बैठा था, उसके बाद उसका नाम शाहजहाँ पड़ा था। उससे पहले उसका नाम था खुर्रम। और जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था ये खुर्रम। और जहांगीर का बचपन का नाम मैंने आपको बताया था सलीम था, अनारकली। अनारकली से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आज खुर्रम के बारे में देखते हैं, यानी शाहजहाँ के बारे में अपन देखते हैं। तो जहांगीर के पश्चात मुगल शासन शाहजहाँ ने शाहजहाँ ने संभाला। शाहजहाँ अपने पूर्वजों की अपेक्षा कट्टर था, यानी वे पूर्वजों की अपेक्षा क्या था, कट्टर था। और वह चित्रकला और चित्रकारों का सम्मान करता था, परंतु वास्तव में वह स्थापत्य कला को अधिक महत्व देता था। ताजमहल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी पूर्वजों की अपेक्षा वह कट्टर था, अपने नियमों के प्रति वह कट्टर था, अपने नियमों पर अडिग रहने वाला शासक था। और उनके समय जो भी थी चित्रकला थी, पूर्वजों की तरह चित्रकला चल रही थी, पर उन्होंने चित्रकला पे ध्यान कम था। और उन पे जो ज़्यादातर ध्यान दिया था उन्होंने ध्यान दिया था स्थापत्य कला पर। कौन सी कला पे? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को अपन वास्तुकला के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, स्थापत्य को कला को किस नाम से भी जान सकते हैं? ये स्थापत्य कला वर्ड है, इसका मतलब होता है वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब होता है भवन निर्माण की कला, यानी भवनों का निर्माण करना या महलों का निर्माण करना, वो कहलाती है स्थापत्य कला। यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, जहांगीर के बाद कौन सा शासक राजगद्दी पर बैठा था और उसकी चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला में अधिक रुचि थी? तो वो कौन था? शाहजहाँ था। ठीक है, तो मुगल जो काल था उसमें स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ था। स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास किसके समय हुआ था? शाहजहाँ के समय हुआ था। और जिसका प्रमुख उदाहरण इसमें दे रखा है ताजमहल, यानी ये सबसे अच्छा उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल क्यों बनवाया था इसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो ताजमहल उसने मुमताज़ की याद में बनवाया था। मुमताज़ से विवाह उपरांत ये रुचि और अधिक बढ़ गई, यानी मुमताज़ से उनका विवाह हो गया था। मुमताज़ महल से विवाह होने के बाद उनकी चित्रकला में और रुचि बढ़ गई। चित्रकला में तो रुचि कम ही थी, ठीक है, वास्तुकला में और अधिक रुचि बढ़ गई। और उन्होंने मुमताज़ की याद में किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है। और जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहाँ। इसका नाम, यानी शाहजहाँ की पत्नी का नाम तो था मुमताज़ महल और जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहाँ। आगे देखते हैं अपन। इस समय की कला बिल्कुल नए अवतार में दिखती है। इस समय जो कला है उसमें कुछ बदलाव दिखते हैं। और मैंने आपको इसमें भी बताया था कि यूरोपियन चित्रकला का प्रभाव इसमें ज़्यादा दिखाई देता है, ईसाई कला का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, जिसके कारण शाहजहाँ क्या है, तेल चित्रों में रुचि रखता था, यानी ऑयल पेंटिंग में ज़्यादातर इंटरेस्ट रखता था। और उसी से संबंधित इसने चित्र बनवाए थे ज़्यादातर। शाहजहाँ के समय की चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई, परंतु उच्च स्तरीय थी। यानी उसकी जो कला थी वो दरबारी तकनीक में बंधी हुई थी या दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई थी, परंतु उसमें जो तकनीक थी वो उच्च स्तरीय तकनीक थी। भावों के स्थान पर प्रबंधन को महत्व मिला, यानी भावों को यहाँ पे कम महत्व दिया गया था और पेंटिंग में जो कंपोजिशन है, संयोजन है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी गई थी। इस समय यूरोपियन प्रभाव बढ़ रहा था, यानी शुरुआत, जो यूरोपियन प्रभाव की शुरुआत मुगल कला पे मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? जहांगीर से मानी जाती है। पर अत्यधिक प्रभाव किसके समय पड़ा? तो शाहजहाँ के समय पड़ा। ये ध्यान रखना आप। छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग हुआ, वह तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया। और शाहजहाँ कालीन शाहनामा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यानी यहाँ पे छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रभाव बढ़ा और तीसरे प्रभाव का यहाँ पे
तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया, यानी उसमें कलाकार ज़्यादा रुचि लेने लगे। तीसरा आयाम कौन सा हो गया? मोटाई और चौड़ाई, यानी एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। 2D में होती है लंबाई चौड़ाई, ठीक है, पेंटिंग एक्चुअली कैसी होती है, 2D होती है, और 3D का उसमें इफेक्ट दिखा सकते हैं अपन। और इस समय का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है शाहजहाँ के समय का, वो माना जाता है शाहनामा। ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए शाहजहाँ के समय का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, तो शाहनामा। इस समय के चित्रों में मुगलिया प्रभाव का वैभव व विलासिता के दृश्यों को महत्व के साथ अंकित किया गया, यानी इस दरबार में मतलब वैभव, दरबार की जो वैभवता थी उसको ज़्यादातर यहाँ पे चित्रित किया गया, और विलासिता को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। विलासिता का मतलब यह रहता है पार्टी वगैरह करना, ठीक है, या ऐसो आराम करना, वो विलासिता से संबंधित है। रेखाएं दमहीन हो गई, यानी रेखाओं में कोई दम नहीं रहा, टूटी फूटी रेखाएं बनाई इन्होंने। वस्तुओं में बहुत बारीक काम किया गया, और जो वस्तुएं बनाई गई थी उनमें बहुत बारीक काम किया गया। तकनीक भी उन्नत थी। तकनीक कैसी थी? अच्छी टेक्निक की यहाँ पे चित्र बनाए गए थे। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ। परिप्रेक्ष्य, अब ये नया वर्ड आया आपके लिए, परिप्रेक्ष्य 11th में पढ़ा होगा आपने वैसे। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है जो दूर की वस्तु होती है वो होती है पेंटिंग में छोटी बनाई जाती है, और पास की वस्तु को बड़ा बनाया जाता है। ये किस लिए बनाया जाता है? परिप्रेक्ष्य के कारण, यानी दूरी के कारण इसको छोटा बनाया जाता है। जैसे एक्चुअल अपन पहाड़ को बनाते हैं पेंटिंग में, पेड़ को बनाते हैं, एक्चुअल में पेड़ और पहाड़ क्या होते हैं? बड़े होते हैं, पर उनको अपन पेंटिंग में छोटा दिखाते हैं और मानव आकृतियों को बड़ा दिखाते हैं। वो किसके कारण दिखाते हैं? परिप्रेक्ष्य के कारण, पर्सपेक्टिव के कारण उसको छोटा दिखाया जाता है, ठीक है। ये इसको पर्सपेक्टिव बोला जाता है, यानी दूर की वस्तु को छोटा और पास की वस्तुओं को बड़ा बनाना। भाव एवं भंगिमाओं के अंकन में भी सफाई व स्वाभाविकता, और भाव और भंगिमाओं को यहाँ पे पेंटेड किया गया था। भाव यानी चेहरे के हाव भाव या मन के विचार, भंगिमाएं मतलब मुद्राएं, यानी एक्सप्रेशन, अपना चेहरे का एक्सप्रेशन या हाथों का एक्सप्रेशन, कुछ कहना चाह रहे हैं अपन। फिर नारी चित्र भी बने, नारी चित्र भी इस समय बनाए गए थे शाहजहाँ के समय, ठीक है। हिंदू विषयों के चित्रण में कमी आई, और हिंदू विषयों के चित्र यहाँ पे कम बनाए गए थे। और सबसे ज़्यादा जो हिंदू विषयों के जो चित्र बनाए गए थे वो किसके समय बनाए गए थे? अकबर के समय बनाए गए थे। और जहांगीर के समय किसकी कमी आई थी? ऐतिहासिक ग्रंथों की कमी आई थी, ठीक है। संतों से मुलाकात या दरबारी दृश्यों का अंकन हुआ, यानी संतों से मुलाकात और दरबारी दृश्यों का यहाँ पे अंकन किया गया। ईसाई धर्म के चित्र भी बने, ईसाई धर्म के चित्र भी बनाए गए। शाहजहाँ के समय शाह कलम के चित्र भी प्रचलन में थे। शाह कलम में कागज पर श्रेष या अंडे व फिटकरी का अस्तर लगाया जाता था। केवल काले रंग से चित्रांकन किया जाता था, यानी ये जो नई टेक्निक यूज़ की जाती थी शाहजहाँ के समय, उसका नाम है शाह कलम, ठीक है। ये पेंटिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता था? सबसे पहले क्या करता था? श्रेष और अंडे और फिटकरी का जो गोल बनाते थे ये, उसको क्या करते थे? उस पर लगा देते थे, पेपर पे लगा देते थे। पेपर पे लगाने के बाद पेपर सूख जाता था। सूखने के बाद उस पर ओनली काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, यानी ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता था यहाँ पे मेनली पेंटिंग में। तो वाइट एंड ब्लैक पेंटिंग होती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? शाह कलम, यानी ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग, शाह कलम। होठों आदि पर हल्का रंग लगाते थे, लेकिन रेखांकन अत्यधिक बारीक होता था, यानी होठों पे वो हल्के रंग का प्रयोग करते थे, और रेखांकन जो होता था वो अत्यधिक बारीक रेखांकन यहाँ पे होता था। और इसके समय के या प्रमुख चित्रकार अपन देखेंगे विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद आदि इस समय के दरबारी चित्रकार थे। और इस समय के जो दरबारी चित्रकार थे उसमें था विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद आदि इस समय दरबारी चित्रकार थे। और एक दरबारी चित्रकार और था जिसका इसमें नाम नहीं दिया गया है, उसका नाम है फ़कीर उल्लाह खान। फ़कीर उल्लाह खान ये शाहजहाँ के दरबार का प्रधान चित्रकार था, फ़कीर उल्लाह खान। इसने एक पेंटिंग भी बनाई थी कबीर और राधास, वो आगे आ जाएगा, इसका नाम भी आपके, ठीक है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो शाहजहाँ कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, तो आप नाम बताओगे उसमें विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद और उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान,
ठीक है, ये नाम बताओगे आप। अब आगे देखते हैं अपन। आगे हैं साझाकालीन चित्रकला के विषय व विशेषताएं, यानी साझा के समय जो चित्र बनाए गए थे उनके विषय और विशेषता क्या है। तो साझाकालीन चित्रकला में अत्यंत बारीक रेखांकन, मीनाकारी व सफाई है, यानी उसमें जो रेखांकन किया जाता था वो अत्यंत क्या है, बारीक रेखांकन किया गया है और मीनाकारी का प्रभाव दिखाई देता है और इसमें सफाई दिखाई देती है। मीनाकारी, ये नया वर्ड आया है मीनाकारी। मीनाकारी का मतलब होता है पेंटिंग बन जाती है, कंप्लीट पेंटिंग बन जाती है। तो पेंटिंग बनाने के बाद उसमें क्या होता है, रत्नों की जड़ाई की जाती है, यानी मोती वगैरह उसमें चिपकाए जाते हैं। मोती वगैरह चिपकाए जाने की जो तकनीक है उसको मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थानी शैली में मीनाकारी या पर्दाज का काम अत्यधिक किया गया था जयपुर शैली में। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दिया जाएगा। वैसे 3rd चैप्टर होगा आपका राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ, उसमें आपका जयपुर शैली है। तो जयपुर शैली में मीनाकारी का प्रभाव और पर्दाज का काम अत्यधिक था और मुग़ल कला का प्रभाव भी उस पर अत्यधिक दिखाई देता है। एक तो उस पर दिखाई देता है और एक दिखाई देता है बीकानेर शैली पर, उस पर भी मुग़ल कला का प्रभाव दिखाई देता है। अब इसकी बात करते हैं अपन तो साझा की। साझा को यूरोपीय तेल चित्र बहुत पसंद थे, इसलिए इस काल में छाया प्रकाश के साथ यथार्थता को महत्व मिला। और साझा को कौन से चित्र पसंद थे, यूरोपीय तेल चित्र। ठीक है, यूरोपीय तेल चित्र ज़्यादा पसंद थे और छाया प्रकाश का प्रयोग यहाँ पे स्वाभाविकता के साथ किया गया, यानी यथार्थता के साथ जैसा पेंटिंग में दिख रहा है वैसा बनाने के यहाँ पे बनाया गया। ईसाई विषयों पर चित्र बनाने की प्रथा प्रचलित हो गई और ईसाई विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए, क्योंकि यूरोपीय जो चित्र है वो ईसाई कला से ही संबंधित है। साझाकालीन चित्र शैली दरबार तक ही सिमट कर रह गई और साझाकालीन जो चित्र शैली है वो दरबार तक ही सीमित रह गई। पुरुषों के वेशभूषा में लंबा पायजामा, लंबे बेल बूटेदार दुपट्टे बनवाए गए और स्त्री वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र व सिकुड़ा हुआ पायजामा आदि पहनाए गए। और यहाँ पे जो वेशभूषा थी, वेशभूषा में क्या है, एक तो लंबा पायजामा पहन रखा था और दूसरा लंबे बेल बूटेदार दुपट्टे बनवाए गए थे और दुपट्टे बनवाए गए थे बेल बूटेदार यहाँ पे। और स्त्री वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र तथा सिकुड़ा हुआ पायजामा पहने हुए दिखाया गया था। पारदर्शी वस्त्र मतलब जो महीन वस्त्र होता है, पारदर्शी वस्त्र यूज किया जाता था चुन्नी या ओढ़नी में। ठीक है, पर यहाँ पे मुगल वेशभूषा में ही दिखाया गया था। ओढ़नी का प्रयोग तो किसके समय ज़्यादा किया गया था, तो जहांगीर के समय ज़्यादा किया गया था। इसके समय तो मुगल वेशभूषा को ही ज़्यादा दिखाया गया था, क्योंकि ये कट्टर शासक था। हिंदू धर्म को महत्व कम दिया था इसने। ईसाई धर्म के तो और चित्र बनवाए थे, पर हिंदू धर्म के चित्र इसके समय कम बने हैं और अपने नियमों पर अड़िग रहने वाला शासक था ये। और इससे भी कट्टर था इसका बेटा जो औरंगजेब, उसने तो चित्रकला को समाप्ति कर दिया। विभिन्न प्रकार के बेल बूटेदार आलेखनों से चित्रकला को नवीनता मिली, यानी यहाँ पे फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई गई थी, बेल बूटे यानी। और आलेखन का मतलब होता है सजावट करना, यानी जो पेंटिंग पूरी बन जाती है या चित्र में कलर भर लिया जाता है, तो कलर भरने के बाद उसमें जो डिजाइनें दी जाती है कलर से, वो कहलाता है बेल बूटेदार आलेखन। हिंदू संस्कृति का पुट समाप्त हो गया और हिंदू जो संस्कृति अकबर और जहांगीर के समय चल रही थी वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, चित्रों में हाथियों के आकारों में बदलाव आया और हाथी चौड़े, यानी हाथियों के आकार में भी यहाँ पे बदलाव आया था। जहांगीर के टाइम में जो हाथी बनाए गए थे वो अजंता शैली के समान थे। ठीक है, और इसके समय जो हाथी बनाए गए थे उनके आकार अलग थे और हाथियों का आकार कैसा हो गया, चौड़ा हो गया। अब देखते हैं आगे। ठीक है, हाथियों का आकार में चौड़े बनाए गए, हाथी चौड़े बनाए गए। इसके बाद अपन देखते हैं दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब कायदे, राजदूतों, पूर्वजों, सम्मानित व्यक्तियों, गोष्ठियों के चित्र अधिक बने। ठीक है,
यहाँ पे दरबारी दृश्य बनाए गए थे, दरबारी सभ्यता से संबंधित चित्र बनाए गए थे, वैभव के चित्र बनाए गए थे, और अदब कायदे मतलब कानून कायदे नियम से संबंधित यहाँ पे चित्र बनाए गए थे, राजदूतों के चित्र बनाए गए थे, और पूर्वजों और सम्मानित व्यक्ति जो थे उनके चित्र बनाए गए थे, और गोष्ठियों के चित्र बनाए गए थे। गोष्ठियों का मतलब होता है मीटिंग करना, ठीक है। लोक गायकों के चित्र भी बनाए गए, और लोक गायकों के चित्र भी यहाँ पे बनाए गए। स्वर्ण लेप का प्रयोग हुआ। कौन से लेप का प्रयोग हुआ? स्वर्ण लेप का प्रयोग किया गया। इस प्रकार के व्यक्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध है, यानी इस प्रकार के जो व्यक्ति चित्र है वो विशेष प्रसिद्ध है। हास्य चौड़े बनाए गए, सजा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, यानी सजावट पे विशेष ध्यान दिया जाता था। पुस्तकों के आवरण जिन्हें बयाज कहा जाता था वे आकर्षक बनाए जाते थे, यानी पुस्तकों का जो कवर बनाया जाता था वो आकर्षक बनाया जाता था, और पुस्तकों के कवर को यहाँ पे क्या कहा जाता था? बयाज। ये ध्यान रखना, पुस्तकों के कवर को क्या कहा जाता था? साझा के समय उसको कहा जाता था बयाज। यानी वो पेंटिंग बना लेते थे, तो पेंटिंग बनाने के बाद उसका एल्बम बनाते थे, और एल्बम बनाने के बाद उसका जो मेन कवर बनता था उसको क्या कर देते थे? डेकोरेट कर देते थे, और वो डेकोरेट करना ही कहलाता था। डेकोरेटिव जो कवर थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? बयाज। अब सांझा के बाद जो अगला मुग़ल शासक बनता है उसका नाम क्या है? औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब कट्टर शासक था, और ये चित्रकला को धर्म विरुद्ध मानता था, और हिंदुओं के इसने बहुत सारे मंदिर भी तुड़वाए थे। इसने इतिहास में ज़्यादातर हिंदुओं के मंदिरों का नुकसान करने के बारे में ही जाना जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में अपन देखते हैं। ये कट्टर शासक था, ठीक है, कट्टर मुस्लिम शासक था। शाहजहाँ के पश्चात औरंगजेब ने जब शासन संभाला तो कला पर कुठाराघात हुआ, यानी कला पे कुठाराघात हुआ, यानी कला समाप्ति की ओर होने लगी। वह कट्टर शासक था, ठीक है। उसने अपने भाइयों की हत्या कर दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली, यानी अपने जो भाई थे बड़े भाइयों को मार दिया था और दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली थी। इनके शाहजहाँ के जो बेटे थे सबसे बड़े, उनका नाम था दारा शिकोह। फिर देखो इनके 4 बेटे थे शाहजहाँ के। सबसे बड़ा बेटा था दारा, यानी दारा शिकोह। उसके बाद मुराद के बाद शाह के बाद था औरंगजेब। ठीक है, सबसे लास्ट का था औरंगजेब, चौथे नंबर का औरंगजेब था, और ये कट्टर शासक था। इसने तीनों भाइयों को क्या कर दिया था? मार दिया था। मारने के बाद फिर अपने जो पिता थे उनको कैद खाने में डाल दिया, और इस तरीके से दिल्ली की सत्ता उसने हासिल कर ली। उसने अपने पिता शाहजहाँ को कैद खाने में डाल दिया। वह कला से घृणा करता था, और कला से उसको जलन थी। वह इसे धर्म विरुद्ध मानता था और कला को धर्म विरुद्ध मानता था। उसने अपने ही पुरखों के बनाए गए भित्ति चित्रों पर सफ़ेदी पुतवा दी, यानी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए महलों की दीवारों पे जो चित्र थे उस पर क्या किया? उसने सफ़ेदी पुतवा दी, वाइट वॉश करवा दिया था उस पर। उसने कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया। फलस्वरूप कलाकार इधर उधर की रियासतों में शरण लेने चले गए, या फिर अन्य कार्य करने लगे। चित्रांकन पूर्णतः बंद हो गया। ठीक है, चित्रकारों को यानी चित्रकारी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। उनको कहा चित्रकारी मत करो और कोई दूसरा काम कर लो, या दूसरे काम के लिए उनको प्रेरित किया गया। तो बहुत सारे चित्रकार क्या दरबार छोड़ के दूसरी रियासतों में चले गए। उनमें से बहुत सारे चित्रकार अपने राजस्थान में आए थे, राजस्थान में, जिसमें से प्रमुख रियासत है अपनी बीकानेर रियासत, यहाँ पे आए थे। उसके बाद ये चले गए थे पहाड़ी रियासत। पहाड़ी रियासत में आपको बसोली और कांगड़ा का नाम मिलेगा आगे, जो पंजाब और हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में विकसित हुई थी पहाड़ी चित्रकला। वहाँ पे भी मुग़ल चित्रकार ही चले गए थे, और मुग़ल चित्रकारों ने ही पहाड़ी कला को जन्म दिया था। और पहाड़ी कला का जो जन्म माना जाता है मुख्य रूप से मुग़ल और राजस्थानी से ही माना जाता है। और मुग़ल का जन्म किससे माना जाता है? तो ईरानी और राजस्थानी शैली से मुग़ल का जन्म माना जाता है। तो यानी ये सभी से लिंक होता है एक दूसरे से, उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है या उसका प्रभाव उस पर जाता है, तो उस प्रभाव से ही नई शैलियाँ विकसित होती हैं। आगे देखते हैं। औरंगजेब के समय मुग़ल कला का सूरज ऐसा अस्त हुआ
कि फिर कभी उदय नहीं हुआ। यानी औरंगजेब के समय जो मुग़ल चित्रकला नष्ट हो गई थी, समाप्त हो गई थी, वो वापस कभी विकसित नहीं हो पाई। औरंगजेब के पश्चात के शासक विलासिता में डूबे रहे थे, यानी अपने आप में मस्त थे, वो खाने पीने में मस्त रहते थे, पार्टियाँ वार्टियाँ करते, आराम से मज़े ऐसो आराम से रहते थे। तो वो अपनी सुध नहीं ले सकते तो वो कला की क्या सुध लेंगे, ठीक है। जब उन्हें अपनी ही सुध नहीं, ठीक है, ये बात मैं कह रहा था अभी उनको अपनी सुध नहीं थी तो वो कला के बारे में क्या सुध लेंगे, नहीं थी तो वो कला की क्या सुध लेते। प्रेमानते हैं कला अपने अतीत को बुलाकर नष्ट प्राय हो गई, यानी अपने अतीत को बुलाकर, यानी मुग़ल कला समाप्त हो गई थी। अतीत यानी अपनी संस्कृति, ठीक है। ये आपका यानी मुग़ल चित्रकला जहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो बाबर से स्टार्ट हुई थी और औरंगजेब के समय समाप्त हो गई। इसको विधिवत तरीके से आपको बता दिया गया है। और स्टार्टिंग में जिसके समय जो पेंटर थे, पेंटरों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये मुग़ल चित्रकला यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद अपने जो बचेंगे महत्वपूर्ण चित्र, यानी मुग़ल चित्रकला में जो महत्वपूर्ण चित्र बनाए गए थे उसके बारे में अपन मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। अपन को ये ध्यान रखना है कि उनको पहले जो शासक हैं उनके नाम लिखने हैं, उनके साथ साथ उनके चित्रकारों के नाम लिखने हैं, उसके दरबार में जो चित्रकार मौजूद थे, ये ध्यान रखना है। अकबर का ज़्यादा है, डिटेल में लंबा है, और जहांगीर और अकबर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी में तो छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आगे आपको महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में आपको मंडे को पढ़ाया जाएगा। और मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ओके।